नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस वक्त के इस अंक में। मैं हूं निखिल सिंह और इस वक्त में हम उन खबरों की बात करते हैं जिस पर होती है आप सभी की निगाहें और उनके बारे में आप जानना समझना चाहते हैं। तो ऐसी ही कुछ खबरें लेकर हम हाजिर हैं इस वक्त में, जिस पर बात करेंगे अपने विशेषज्ञ मेहमानों के साथ और अपने संवाददाताओं के साथ और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है इसके पीछे का एजेंडा, क्या है इसके पीछे की सियासत। बात होगी कांग्रेस का गुजरात महाधिवेशन। 64 साल बाद गांधी और पटेल की धरती पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की विरासत पर दावा बढ़ाने की पहल। आखिर क्यों यह दावा बढ़ाने की पहल की जा रही है, इसके पीछे की सियासत क्या है, यह हम समझेंगे, जानेंगे। सुप्रीम कोर्ट में एक नए वक्फ एक्ट के खिलाफ याचिका डालने की होड़ सी मच गई है। क्यों है यह होड़? क्या यह मसीहा बनने की होड़ है? क्या अल्पसंख्यक के या मुसलमानों के हम ही मसीहा हैं? क्योंकि केरल से भी याचिकाएं पड़ी हैं और केरल सरकार नए वक्फ कानून के आधार पर नए वक्फ बोर्ड भी बनाने जा रही है, उसका गठन करने जा रही है। तो क्या है इस सियासत के मायने, क्या है इसके पीछे का एजेंडा, इस पर भी बात होगी। पंजाब में कानून व्यवस्था पर सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं। बीजेपी नेता के घर पर ग्रेनेड से हमला हुआ है और शासन प्रशासन पर सवाल तो उठ ही रहे हैं। सवाल अरविंद केजरीवाल के मॉडल पर भी उठ रहे हैं और बीजेपी लगातार अब अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठा रही है। भगवंत मान पर तो सवाल उठ ही रहे थे, सवाल केजरीवाल पर भी है। तो ये सारे सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे इस वक्त में, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 वर्ष पूरे। प्रधानमंत्री ने किया योजना के लाभार्थियों से संवाद। योजना से अब तक 33 लाख करोड़ रुपए से करोड़ों छोटे व्यवसायियों को किया गया वित्त पोषित। जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में विकास परियोजनाओं का लिया जायजा। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति पर की समीक्षा बैठक। 64 साल बाद अहमदाबाद में साबरमती के किनारे कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन। गांधी और पटेल की विरासत पर दावा बढ़ाने की पहल। लोगों ने पूछा सवाल, राज्य में जर्जर संगठन को एक्टिव किए बिना क्या सत्ता में वापसी है संभव? पंजाब में कानून व्यवस्था पर सवाल। जालंधर में बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया के घर ग्रेनेड हमले से प्रशासन पर सवाल। पिछले महीनों में दर्जनों पुलिस स्टेशन के बाहर हुए हैं ग्रेनेड हमले। बीजेपी ने केजरीवाल पर साधा निशाना। और भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर दिल्ली पहुंचे दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात। प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से भी करेंगे मुलाकात। तो इस वक्त में सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस के अधिवेशन की। साबरमती पर 64 साल बाद लौटी है कांग्रेस। आखिर क्या है इसकी वजह, इसके पीछे का एजेंडा क्या है? 64 साल बाद अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है। अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित सोनिया गांधी और राहुल गांधी सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। 2 दिनों के इस महाधिवेशन में कांग्रेस पार्टी कई मुद्दों पर चर्चा करेगी, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा प्रियंका गांधी को बड़ी जिम्मेदारी देने का भी है। कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवानी कहते हैं कि राहुल गांधी ने संसद में चैलेंज किया था कि गुजरात में बीजेपी को हराएंगे, भले ही ये मुश्किल हो, लेकिन राहुल गांधी की आक्रामकता कांग्रेस को मजबूत करेगी। कुछ दिन पहले अपने गुजरात दौरे पर राहुल गांधी ने कहा था, यहां कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, ऐसे 25 नेताओं को बाहर निकाल देना चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि ऐसे जो तमाम नेता हैं उनको बाहर निकाल देना चाहिए। पार्टी संगठन के बारे में राहुल गांधी का यह वक्तव्य ऐतिहासिक हो सकता है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हर महासम्मेलन में कुछ रेजोल्यूशन को पास कराकर क्या संगठन को मजबूत किया जा सकता है? क्या सिर्फ रेजोल्यूशन पास करने से संगठन मजबूत होंगे? विरासत पर अपना दावा मजबूत करने के लिए कांग्रेस पार्टी इस अधिवेशन में सरदार पटेल और महात्मा गांधी का नाम बार बार ले रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पटेल की विरासत को दुनिया के सामने बीजेपी ने आगे किया,
फिर कांग्रेस के दावे को लोग कहां तक मानेंगे? संविधान बचाओ के नारे के साथ कांग्रेस पार्टी अपनी सियासी जमीन तलाशने के लिए डॉक्टर अंबेडकर को भी अपनी विचारधारा में और अपनी विरासत में शामिल कर रही है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के साथ पार्टी ने कितना इंसाफ किया है, यह बताने की जरूरत नहीं है, यह सब इतिहास है। क्या गांधी परिवार को यह एहसास हो गया है कि लोगों के बीच परिवार की चमक धीमी और फीकी पड़ गई है, इसलिए कांग्रेस पार्टी को गांधी जी, पटेल और अंबेडकर की विरासत से अपने आप को जोड़ना पड़ रहा है? सवाल बड़ा है। गांधी जी कांग्रेस पार्टी की भूमिका सिर्फ स्वाधीनता संग्राम तक ही मानते थे। उन्होंने पार्टी को खत्म करने की सलाह दी थी, लेकिन गांधी सरनेम की जरूरत 75 साल तक आखिर क्यों पड़ी है? भारतीय कांग्रेस पार्टी का स्वाधीनता संग्राम में पहचान जन आंदोलन को लेकर था। आज यह पार्टी परिवार की सत्ता की भूमिका में रह गई है और विरासत का नाम सिर्फ सत्ता पाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का कहना है कि कांग्रेस के भविष्य के लिए ये एआईसीसी मीटिंग टर्निंग पॉइंट होगी। Will be a turning point for the Congress party in the future. So this is a place of Mahatma Gandhi ji. We are celebrating 100 years of Mahatma Gandhi ji's leadership in the Congress party and who gave us freedom for this country. तो ये टर्निंग पॉइंट मान रहे हैं कांग्रेस के कुछ नेता, लेकिन हर बार इस तरह के बयान आते हैं, हर अधिवेशन में इस तरह के बयान आते हैं। तो कितना टर्निंग पॉइंट होगा ये वक्त बताएगा और देखने की बात होगी। गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि न्याय पथ थीम के साथ हम गुजरात में साबरमती के तट पर संकल्प लेंगे और संघर्ष करेंगे। आजादी के वक्त जब लड़े तो ये कांग्रेस पार्टी ही थी और ऐसा ही एक अधिवेशन हुआ था जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी और गुजरात से ही एक आवाज उठी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक अहम रहे और उनकी 150वीं जन्म जयंती बर्थ एनिवर्सरी के 150 ईयर्स है सरदार साहब के, उस वक्त पे गुजरात की भूमि पे ये हो रहा है। हमारा जब भी आईसीसी का सेशन मिलता है एक नई दिशा दृष्टि आने वाले दिनों का प्लान बनता है और वो उसी रेजोल्यूशन के अंदर से बातें निकलती है। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी के लोगों का ज्ञान संविधान के प्रति सतही और हल्का है। राहुल गांधी जी जो भारत की राजनीति के चिर युवा नेता हैं और चिर व्याकुलता में वो जितना चित्र विचित्र प्रकार का ज्ञान देते हैं, मुझे लगता है उसे देखकर कांग्रेस पार्टी के ही नेता पूरी तरीके से किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते होंगे। अब उन्होंने ये बयान में कहा कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ 1947 में नहीं लिखा गया। शायद श्री राहुल गांधी जी को पता नहीं भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को लिख के तैयार हुआ। इसीलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 को किया है। संभवतः ऐसे ही भटके हुए नौजवानों को समझाने के लिए संविधान दिवस की आवश्यकता थी और कांग्रेस उस संविधान दिवस का स्वागत नहीं करती थी और प्रकारांतर से विरोध करती थी। अब यह समझ में आ रहा है कि उनकी संविधान के प्रति समझ कितनी सतही और हल्की थी। वहीं बीजेपी प्रवक्ता सीआर केसवन का कहना है कि महात्मा गांधी की जयंती तो मना रहे हैं, लेकिन सरदार पटेल को भारत रत्न तक नहीं दिला पाई कांग्रेस। Today that they are having the Congress session in Gujarat because it is the 100th anniversary since Mahatma took over as Congress president and it's the 150th birth anniversary of Sardar Patel. What a fountainhead of hypocrisy the Congress is. See how they have completely gone opposite to Sardar Patel and Mahatma Gandhi and now they are preaching this. Wasn't it the Congress party which insulted Sardar Patel by denying him the Bharat Ratna? और ये सवाल जरूर पूछे जाएंगे कांग्रेस पार्टी से जब वो जाहिर तौर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी पर अपनी विरासत का दावा पुष्ट करने और उसको पुख्ता करने की कोशिश करेंगे। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। दो लोग फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुष्यंत नागर जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और कांग्रेस के समर्थक माने जाते हैं, उसकी नीतियों के, और ये समझा जाता है कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। और विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर भी इस विषय पर बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। विनोद जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। और जो सवाल दरअसल उठता है
कि आखिर इतने समय के बाद 64-65 साल लगा दिए गुजरात वापसी में, जब ये लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पटेल जी का जो नारा था, जो उनके कार्य थे और जो दरअसल उनकी लाइन थी, वो बीजेपी ने ले ली और हमारे साथ में जो तमाम वोट बैंक था वो तो हाथ से खिसकता ही जा रहा है। अब हमारे महापुरुष भी है, वो भी जो है कहीं खिसक ना जाएं। तो ये क्या कहेंगे कि बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते? एग्जैक्टली यही गीत मैं अभी गुनगुना भी रहा था कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, कि 64 साल के बाद अगर कांग्रेस पार्टी का ये अधिवेशन साबरमती के आश्रम के पास पहुंचा है उस वहाँ पे, तो आप कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी को आखिर ये, अच्छा अब उसके साथ अगर आप देखिए कि कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि ये कांग्रेस में बेलगावी में गांधी जी के 100वीं जो अभी जयंती मनाई गई थी वहाँ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष होने के, उसी का ये कंटिन्यू कांग्रेस पार्टी का ये गुजरात का भी ये महाधिवेशन है। अब सवाल है कि गांधी के साथ साथ यहाँ पे काफ़ी जोर शोर से सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी नाम लिया जा रहा है, उनको भी अपनी विरासत का एक हिस्सा बताया जा रहा है। तो ये सवाल तो उठेगा कि क्या ये कांग्रेस पार्टी के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और 1700 से ज़्यादा यहाँ पे एग्जीक्यूटिव उनके हैं, क्या इनमें से कोई भी एक हिमाकत करेंगे कि वहाँ गुजरात में अहमदाबाद से पास में ही है जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दुनिया के सबसे ऊंची मूर्ति आज सरदार वल्लभ भाई पटेल का, सरदार साहब का वो मूर्ति खड़ी है, तो क्या ये वहाँ पे जाएंगे और सरदार साहब को नमन करेंगे? ऐसा तो नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने पता है कि सरदार साहब के लेगेसी को जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बढ़ाया है गुजरात के चीफ मिनिस्टर होते हुए और आज प्राइम मिनिस्टर होते हुए, शायद कांग्रेस बहुत पीछे छूट चुकी है इस क्लेम लेने में। रही बात जो इस आज की बैठक को लोग इम्पोर्टेंट क्यों कह रहे हैं कांग्रेस का, तो ये बात हमको समझना चाहिए कि इस बैठक में अभी तक जो पिछले साल में आप बैठक देख रहे हैं बेलगावी से होते हुए मध्य प्रदेश के अंबेडकर जी के जन्मभूमि पे और वहाँ से लेते हुए आज अभी राष्ट्रीय अधिवेशन अहमदाबाद में, तो इसके पीछे जो विरासत को लेके कांग्रेस पार्टी की एक अकोलाहट है वो साफ साफ दिख रही है इन तस्वीरों से। आप वहाँ देखिए कि वहाँ जय बापू जय भीम के साथ में, यहाँ जय बापू जय भीम के साथ में आपने भीमराव अम्बेडकर को भी शामिल किया। उस लेगेसी में आपने थोड़ी देर के लिए कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में आते आते अपने पोस्टर से नेहरू जी और इंदिरा जी का पोस्टर भी गायब कर दिया। अब ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी आपने गुजरात में जोड़ा है, तो जाहिर सी बात है आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को जब तक आप वो स्वतंत्रता संग्राम की कांग्रेस पार्टी नहीं बनाएंगे तब तक शायद नेहरू गांधी की ये जो कांग्रेस पार्टी का बन के रह गई है, शायद उसकी भूमिका अब कमजोर हो रही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि घोषित और अघोषित तौर पे अगर कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा राहुल गांधी है, तो क्या राहुल गांधी अभी तक जितने अभी महाधिवेशन में रिजोल्यूशन आए हैं, किसी भी एक रिजोल्यूशन में या राहुल गांधी के अपने जितने अभी तक आंदोलन किए हैं, किसी भी एक आंदोलन में अभी तक क्या स्टिक रह पाए हैं? क्या कांग्रेस पार्टी फॉर्मूला दर फॉर्मूला जो सत्ता के लिए ढूंढ रही है, वो पार्टी जो पार्टी अभी हमारे साथ में ये हम लोग खुशनसीब हैं कि अभी दुष्यंत नागर जी हैं, उनको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि आपने कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले लैंड एक्विजिशन के खिलाफ में भट्टा परसोल में किसानों के लिए आंदोलन शुरू किया था। आज आते आते अगर राहुल गांधी इतना बड़ा चेहरा बने थे लैंड एक्विजिशन के खिलाफ में, तो उन्हीं के स्टेट में तेलंगाना में पिछले कई दिनों से हैदराबाद के स्टूडेंट और वो सारे लोग वहां जो लड़ रहे हैं, वहां एक फाइट कर रहे हैं, आखिरकार कोर्ट को फैसला देना पड़ा था। उस लैंड एक्विजिशन के बारे में राहुल गांधी के पास में क्यों शब्द नहीं था? जो किसान नेता के लिए, किसान के लिए ये बात करते थे, किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे थे, तो पंजाब में जिस तरह से किसानों को पीटा गया भगवंत मान सरकार की तरफ से की ओर से, अब देखा गया कि उस सारे धरने को उखाड़ दिया। राहुल गांधी के एक ट्वीट आपने नहीं देखा किसी हैंडल पे। तो ये जब तक आप नेता बनते हैं और सिर्फ आपका एम और टारगेट सिर्फ मोदी के खिलाफ में, पीएम के खिलाफ में आपका सब सारा फॉर्मूला होता है, तो शायद इस देश का जो जनमानस है वो एक राजनेता के रूप में आपको स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए आप विरासत को ढूंढ रहे हैं, अपने साथ कभी गांधी तो अपने साथ कभी पटेल, अपने साथ कभी अंबेडकर और ऐसे महापुरुषों को शामिल कर रहे हैं। जी ठीक है, दुष्यंत नागर के पास चलेंगे, उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि हमारे साथ सिद्धार्थ यादव जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ जी बहुत स्वागत है आपका। दुष्यंत नागर, आपने सुना और जाहिर तौर पर ये सवाल पूछा जाएगा कि विरासत के लिए इतनी अकुलाहट क्यों, और 64 साल लग गए गुजरात वापस पहुंचने में।
तब जबकि ये कहा जा रहा है और ये आपने देख रहे हैं कि चाहे वो पटेल की बात हो, मतलब सरदार पटेल की बात हो या फिर अंबेडकर जी की बात हो, आपको लगता है कि ये हाथ से निकले जा रहे हैं? उस दौरान तो विरोध किया ही था, लेकिन कम से कम इनकी विरासत तो अपना ही ले। देखिए, कांग्रेस पार्टी चीजों का प्रचार प्रसार करने में कमजोर रही है। कांग्रेस का प्रचार विभाग आज भी भारतीय जनता पार्टी के समक्ष कहीं नहीं टिकता। ये सच्चाई है, इसे स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सरदार साहब ने अपने जीवन का सबसे पहला जो आंदोलन शुरू किया था वो किसान आंदोलन शुरू किया था, लेकिन जैसा कि आदरणीय मिश्रा जी ने कहा कि भाई उनकी विरासत को कांग्रेस ने आगे नहीं बढ़ाया, तो मैं बताना चाहता हूं जमींदारी उन्मूलन कानून बनाया कांग्रेस पार्टी ने, नेहरू जी ने। राजाओं के जो विशेष अधिकार थे उनको समाप्त करने का काम इंदिरा जी ने किया, वो भी सरदार साहब का सपना था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का काम किया, आम आदमी को अधिकार देने का काम किया। और जो भूमि अधिग्रहण बिल जो पास हुआ है वो उसी आंदोलन की शुरुआत सरदार पटेल साहब ने कभी आजादी से पूर्व में की थी, जो किसानों को उनका जमीन का मालिकाना हक देने का काम किया है वो राहुल जी ने किया है, राहुल जी के नेतृत्व में हुआ है। हाँ, इन बातों को आम जनता तक पहुंचाने में कांग्रेस बुरी तरह से विफल रही। ये पहुंचाने में विफल क्यों रही, इसके पीछे भी सवाल होगा। चलिए हम आपका पहली बात अगर मान ले तो पहचाने में विफल इसलिए तो नहीं रही कि क्योंकि परिवार में ही उलझ कर रह गई। नेहरू जी के साथ में तो जो कंटेंडरशिप पटेल जी की थी वो तो रही ही रही, पूरे जीवन भर उनके पूरे उस दौरान चली जब तक वो पॉलिटिकल राइवल्स रहे। लेकिन बाद में लगने लगा कि भाई परिवार को आगे बढ़ाना है, तो जो पॉलिसी नेहरू जी लेकर चले थे उसी को आगे लेकर चलना था। नेहरू जी के प्रधानमंत्री पहले आम चुनाव से पूर्व ही सरदार साहब का आकस्मिक निधन हो गया था। बिल्कुल ठीक है, मैंने कहा वो सब तो इतिहास में दर्ज है। बीच में ये सब जो संघ समर्थक हमारे लोग हैं वो चलाते हैं कि नेहरू जी के और पटेल साहब के बीच में मतभेद दे। अरे नेहरू जी, इंदिरा जी, राहुल गांधी तक सरदार पटेल के सपनों के भारत को आज भी बना रहे हैं, आज भी उसी दिशा में काम कर रहे हैं। ये लोगों को बताने की जरूरत है, इसे बताने में ये लोग फेल हुए हैं। दूसरा, मैं आपने जिक्र किया गरीबी उन्मूलन का जो सबसे बड़ा प्रोग्राम चला यूपीए की सरकार में, जिससे 25 करोड़ गरीब लोगों को गरीबी रेखा से निकालने का काम किया, ये सरदार पटेल जी का ही कार्यक्रम। तो सरदार पटेल की उपलब्धियां आप क्यों गिना रहे हैं? सरदार पटेल की उपलब्धियां उससे कोई ना इत्तेफाकी नहीं रख रहा है। मुझे लगता है देश भी नहीं रखता, हमारे साथ जो पैनल में मौजूद है सारे लोग वो भी नहीं रखते। तो वो उस पर ना इत्तेफाकी तो कांग्रेस नहीं रखी थी। मतलब अगर इतना सारा काम किया था, ये सवाल आज भी पूछा जा रहा है। ये सवाल जो है दुष्यंत जी आज भी पूछा जा रहा है कि जब इतने महान नेता थे, भारत रत्न क्यों नहीं दे दिया? किसको नहीं दिया उनको छोड़कर? मतलब किस को दे डाला और सरदार पटेल को उस लायक नहीं समझा? सरदार पटेल, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, मैं समझता हूं इनको देश ने भारत रत्न से भी बड़ा रत्न माना। ये हुई बात, महात्मा गांधी को भी नहीं दिया, महात्मा गांधी जी को भी नहीं दिया। निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं, और ये सच्चाई है। ये तीनों व्यक्तित्व, ये तीनों शख्सियत ऐसी हैं कि इनकी आने वाली पीढ़ियों को इंतजार रहेगा कि कोई ऐसी शख्सियत वो भारत रत्न से ऊपर थे। चुनाव में उनके खिलाफ प्रत्याशी देकर हरवा दिया, ठीक है, जीवन भर उनकी पॉलिसीज का विरोध करते रहे, राज्यसभा में लेके आए। हाँ, अब देखिए, ये तो लोकतंत्र है जी, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया में वो हारे, लेकिन उनको राज्यसभा में लेके कांग्रेस पार्टी आई, उनको सम्मानित कैबिनेट में मिनिस्टर बनाया। ये भी सच्चाई है। दोनों चीजें तो आप ये कह रहे हैं कि भाई प्रचार प्रसार नहीं कर पाए, वरना ये तो हमारे हमेशा से थे। और ये सवाल उठ रहा है कि भाई वहां तक पहुंचने में 64 साल क्यों हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। मैं सिद्धार्थ यादव के पास जाऊंगा। सिद्धार्थ यादव कह रहे हैं, आपने सुना कि दुष्यंत नागर कह रहे हैं कि भाई हमको वहां तक पहुंचने में भले समय लगा, लेकिन हमारे मन में, हमारे दिल में पटेल और गांधी जी, अंबेडकर जी ये हमेशा बसते रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है। देखिए, दुष्यंत नागर जी कह रहे हैं कि प्रचार प्रसार में कांग्रेस पार्टी जो है कमजोर है। मैं कहता हूं ये सच्चाई नहीं है। प्रचार प्रसार में तो आप बहुत मजबूत हैं। आपकी कमी ये रही कि आप सिर्फ नेहरू गांधी के प्रचार प्रसार को ही कर पाए। जो भी भारत का ऐसा बड़ा महान नेता इतिहास में रहा, जिसकी बड़ी कंट्रीब्यूशन थी,
और जिससे आपको लगा कि नेहरू गांधी परिवार की जो एक मैन्युफैक्चर्ड इमेज इस देश के अंदर बनाना चाहते हैं कि वो टॉलेस्ट लीडर्स हैं भारत के, उसकी इस इमेज को कोई ना कोई चैलेंज कर सकता है। उन सब लोगों को आपने कमतर आंका, उनको आपने इतिहास से मिटाने का प्रयास किया, उनको कभी भी आपने उनका ड्यू क्रेडिट इतिहास में नहीं दिया। यह सच्चाई है, इस बात को आप भी जानते हैं। आज खड़े होकर के कहना बहुत आसान है कि अरे बाबा साहब अम्बेडकर, सरदार पटेल तो इतने महान थे कि हमने भारत रत्न से ऊपर सम्मान उनको था, इसलिए भारत रत्न नहीं दिया। जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को चुनाव हराया, उनको तो आपने दे दिया भारत रत्न, उनको तो आप पद्म विभूषण दे सकते हैं, पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को आप पद्म विभूषण नहीं दे सकते। ये कमाल बात है। आप लोग जिस सुनियोजित तरीके से भारत के ऐसे महान वीरों को और महान नेताओं को अपने कांग्रेस पार्टी की इस नेहरू गांधी आइडियोलॉजी के चलते, उस परिवार के संरक्षण के चलते, उस एक इमेज के संरक्षण के चलते उनको कमतर करते आए हैं, मैं कहता हूं ये इतिहास के साथ अन्याय हुआ है। आज कांग्रेस पार्टी अपने मंथन के लिए गई है, ये उनका आंतरिक विषय है। मंथन करिए, निश्चित रूप से करिए, नीतियों पर भी करिए और अपने संगठन पर भी करिए। देश भर में कांग्रेस पार्टी का क्या संगठन है ये कांग्रेस पार्टी जानती है, और नीतियों पर भी करिए कि क्या कांग्रेस पार्टी को तुष्टीकरण को छोड़ देना चाहिए, क्या कांग्रेस पार्टी को भारत के साथ भारतीय विचार पर विचार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, क्या कांग्रेस पार्टी को भारत के लिए कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन की भूमिका निभानी चाहिए, क्या कांग्रेस पार्टी के पास इस उभरते हुए भारत के लिए कोई अच्छे सुझाव है। इन सब पर सोचना चाहिए थोड़ा। और कांग्रेस पार्टी जब सोचेगी, और वो भी गुजरात की धरती पर बैठ करके सोचेगी, तो निश्चित तौर पर भारत के महान नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैचू पर भी जाएं, वहां भी कुछ एकांत में सब नेता अपना समय व्यतीत करें और वहां पर भी कुछ मंथन वो करेंगे, तो मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं लाभ होगा। और राजनीतिक दल के नाते कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन होना चाहिए, हम तो इस बात को मानते हैं। पर कांग्रेस पार्टी ने जो इतिहास के साथ अन्याय किया है, वो देश का इतिहास, देश की जनता उनको जरूर उसके लिए दोषी हमेशा ठहराएगी। जी, विनोद मिश्रा के पास आएंगे, उससे पहले दुष्यंत नागर, एक सवाल लगातार पूछा जा रहा है और देश की जनता भी ये पूछ रही है कि आप लोग विरासत में सियासत, दरअसल विरासत ढूंढ रहे हैं और उनको विरासत तक पहुंचना चाह रहे हैं। ये जो तमाम राज्य हैं उत्तर भारत के, जहां से एक एक करके आप साफ हो गए, वहां पर कार्यकर्ताओं को मजबूत करना, वहां पर जो आपका जो वोट बैंक है उस तक वापस पहुंचना, लोगों की आवाज उठाना, ये ज्यादा जरूरी है एज कंपेयर टू विरासत तक को पहुंचने में। निखिल, अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं दुष्यंत जी को मैं अपनी तरफ से सवाल दूं। दुष्यंत जी कांग्रेस के पार्टी के, दुष्यंत जी माफी चाहता हूं आपसे, आप ही को मैं ही सवाल दे रहा हूं। हमारे साथ सिद्धार्थ जी भी हैं, वो इतिहास के बड़े जानकार हैं, तो इसलिए आपको मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है, सिद्धार्थ जी काफी है इस बात के लिए। बस मैं आपको एक छोटा सा सवाल दे रहा हूं। अभी आज का जो सम्मेलन है, जितना हमने मीडिया के से जाना है और जितना वहां से लोगों से जाना है, उसमें इंपॉर्टेंट आज प्रियंका गांधी के एक कोई बड़ा पद देने की भी है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि अब 2 टर्म से तो वेणुगोपाल जी हो गए, संगठन के बड़े महासचिव है, एक मिनट, तो संगठन के महासचिव हैं, तो क्या ये जिम्मेदारी संगठन का प्रियंका गांधी पे इस बार आ सकती है, ऐसा जो सुन रहे हैं? यानी कि जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें एक बार फिर आप घूमकर परिवारवाद पर ही आ जाएंगे। देखिए जी, अब कहने के लिए तो आप कह सकते हैं, स्वतंत्र है, मीडिया है, हम भारतीय जनता पार्टी की तरह आपके ऊपर कोई सवाल तो उठाएंगे नहीं। लेकिन 1989 के बाद में गांधी परिवार से कोई कैबिनेट मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं बना है। वर्तमान में अध्यक्ष भी माननीय खड़गे साहब, बताइए जी 1989 के बाद में कौन मिनिस्टर बना है? कोई मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति नहीं बना। अध्यक्ष के रूप में श्रीमती सोनिया गांधी जी ने अपनी सेवाएं पार्टी को दी, श्री राहुल गांधी जी ने अल्प समय के लिए दी। अब माननीय खड़गे जी अध्यक्ष हैं, राज्यसभा के नेता भी हैं वो, तो अगर वो कोई जिम्मेवारी प्रियंका जी को देंगे अथवा राहुल जी को देंगे, तो उनको वो एक सच्चे कार्यकर्ता के रूप में दायित्व निभाना पड़ेगा। इसमें तो कुछ गलत नहीं है। आप लेकिन टॉप लीडरशिप देखिए, आज जो 55 वर्ष के अनुभव के साथ में कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ और योग्य लीडर हैं, श्री खड़गे जी निभा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी में ये मुझे बता दें कितने दलित अध्यक्ष रहे? कांग्रेस पार्टी ने एक के बाद एक दलित नेताओं को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने का काम किया है, जिससे जो हमारे समाज का, सीताराम केसरी का सामान उठाकर बाहर फेंकवा दिया था, ये मत भूलिएगा। जब आप दलित, जब आप देखिए, ये चर्चा थी नहीं दरअसल, लेकिन जब आप इसको इस तरफ मोड़ेंगे और ये सारे सवाल उठाएंगे तो ये भी पूछा जाएगा कि वो भी दलित थे।
हाँ बिल्कुल ठीक, मैं मान रहा हूँ उस बात को, लेकिन उनका सम्मान किसी ने नहीं ओबीसी से फेंका। थे। भाई साहब, जब वो जब आप इतिहास की बात OBC से करेंगे थे, तो ये कहा गया था लेकिन उनको एक ऐसी दूसरी- जगह बंद कर दिया गया था पूरे उस दौरान जिस दौरान सोनिया गांधी टेक ओवर कर रही थी। मुझे लगता है इस बारे में विनोद जी और सिद्धार्थ यादव बेहतर बताएंगे। सिद्धार्थ जी बेहतर जी नहीं, ये तो गलत ही बताएंगे, ये बेहतर कहा। नहीं, इतिहास सही हो तो आप ही बता दीजिए, अगर सच बताना चाहें तो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने स्वेच्छा से अपने पद का क्या त्याग बात किया कर रहे हैं, था। किसको मूर्ख और बना रहे इस उनकी देश की 89 वर्ष जनता। की देखिए, आयु यहाँ में पर आप कुछ भी वो बोले, पार्टी लोगों को सब चलाने पता में है। ऐसा सिद्धार्थ जी सक्षम थे। बताएंगे। सिद्धार्थ जी बताएंगे, देखिए, सिद्धार्थ जी 89 बताएंगे वर्ष की बेहतर आयु तरीके थी, से। वो पार्टी को चलाने में उन्होंने देखिए- स्वयं को असक्षम बताया, उन्होंने पद छोड़ा। देखिए निखिल जी, जी देखिए निखिल जी, आनंद की बात यह है कि आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ये गांधीयन कांग्रेस को बचाने के लिए, ये अब तो इसको गांधीयन वाडराइन कांग्रेस कहना चाहिए, वो अपने पुराने राष्ट्रीय अध्यक्षों को भी बदनाम कर सकते हैं, वो पुराना अपना कांग्रेस पार्टी का इतिहास भी बदल सकते हैं। सब जानते हैं सीताराम केसरी के साथ क्या हुआ, धक्के मार करके निकाला गया था, तब जानते हैं इस बात को। आप कह रहे हैं कि गांधी परिवार से कोई मंत्री नहीं रहा, अरे प्रधानमंत्री के ऊपर बैठा करके नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का चेयरपर्सन बना दिया। जब कुर्सी आया करती थी तो प्रधानमंत्री की कुर्सी बदलवा दिया करते थे, क्योंकि सोनिया जी को उस कुर्सी पे बैठना होता था। फॉरेन डेलीगेशन आते थे तो आप बैठ करके हाथ मिलाया करती थी सोनिया गांधी। किस कैपेसिटी में? आपने संविधान को ताक पर रख करके एक ऐसी बॉडी बनाई जो देश के प्रधानमंत्री से ऊपर थी, और आप कहते हैं कि हम कभी मंत्री नहीं रहे। आप सुपर पीएम रहे जी, आप इस पार्टी के आज सुपर भी एलओपी के पास हैं। कैबिनेट मंत्री का दर्जा है जी। बिल्कुल, और आज भी एलओपी राहुल गांधी है। किस क्रेडेंशियल पर है? पहले माता जी बनी, फिर बेटा जी बने, फिर वापस माता जी बनी। किस क्रेडेंशियल पर बने? खड़गे जी बने, और खड़गे जी बनकर के 6 माह नहीं रुक पाए, उनको राज्यसभा में खड़े होकर के कहना पड़ा कि आज मैं जो कुछ भी हूं वो केवल सोनिया गांधी की वजह से हूं। ये अगर आपका सशक्तिकरण है और ये आपका संगठन चलाने का तरीका है, तो ऐसा संगठन आपको मुबारक। आप तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री इसलिए भी नहीं बन रहे क्योंकि देश की जनता बार बार आपको बाहर का रास्ता दिखा रही है, पर जो अवसर आपको मिल रहा है आप वही गांधी परिवार के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। 3 लोग एक ही परिवार से आज भी, कांग्रेस के सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, अभी एक आध हो गया, अभी मेरे को लग रहा है कि उनके सुपुत्र भी बड़े हो रहे हैं, उनको भी अवसर अगली बार दे देना चाहिए। रॉबर्ट वाड्रा तो है ही लाइन में लंबे समय से, सबको ले आइए। कांग्रेस पार्टी के जितने सांसद हो सब एक परिवार से कर दीजिए। दुष्यंत नागर जी जैसे कार्यकर्ता टीवी पे बैठ करके उनको उसी आस में बचाते रहेंगे कि कभी हमारा नंबर भी आएगा। आपका नंबर नहीं आने वाला। ये डायनेस्ट पॉलिटिकल पार्टियां बन चुकी हैं। इतिहास को बदलिए मत, बिगाड़िए मत। देश जानता है आपकी पार्टी का इतिहास, देश देख रहा है आपका वर्तमान, और इसीलिए दिखता है आपका भविष्य अंधकार में। ठीक है, विनोद मिश्रा कुछ ऐड करना चाह रहे हैं जी। दुष्यंत जी, मैं आपके नैरेटिव का तो बहुत बढ़िया जवाब दिया है अभी सिद्धार्थ जी ने। मैं सिर्फ आपको एक थोड़ा सा पॉलिटिकल, सर मैं थोड़ा सा आपको एक पॉलिटिकल बता रहा हूं। अभी जो डेवलपमेंट है कि गुजरात में इस अधिवेशन की जरूरत क्यों पड़ी है। अभी हमको पता होगा कि 2 बार राहुल गांधी इससे पहले पिछले महीने में गुजरात गए थे, और एलानिया तौर पे उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के मीटिंग में कहा था कि इसमें से काफ़ी ऐसे लोग हैं जो हैं कांग्रेस पार्टी में, लेकिन वो बीजेपी के आदमी हैं, बीजेपी के सपोर्टर हैं। तो सबसे पहले कांग्रेस के में एक तरह से उन्होंने कहा कि इन लोगों को बाहर निकालो। कांग्रेस के संगठन के मीटिंग में आप अपने कार्यकर्ताओं को बीजेपी का आदमी बता रहे हैं, उसे बाहर निकालने की बात कर रहे हैं। आज वहां राष्ट्रीय अधिवेशन कर रहे हैं। तो ये जो कन्फ्यूजन आपको अपने पार्टी में है, बिहार आपने कल ही आपका बिहार राहुल गांधी का दौरा था, आपने देखा कि वहां राहुल गांधी की मीटिंग चल रही थी, और बाहर जो है कांग्रेस पार्टी के दोनों गुट में जो अभी नए अध्यक्ष बने हैं और पुराने अध्यक्ष के लोगों के बीच में हाथापाई हुई। आप जो ये एकला चलो के सूत्र को लेके कांग्रेस पार्टी रीजनल पार्टी से एक अलग अपना एक स्टैंड लेने की राहुल गांधी बना रहे हैं, और रीजनल पार्टी के बगैर आपका कहीं पे कोई चारा नहीं है। बिहार में आप कन्हैया कुमार के साथ को आगे करके वहां राजनीति करना चाह रहे हैं, लेकिन वैसी बिहार में आप अपने दूसरे नेता को लालू यादव के यहाँ भेज देते हैं कि आप वो जो दूसरा आपका क्रू है वो कम से कम पीछे न छूट जाए। तो ये जो शंका और संदेह पे राहुल गांधी की जो राजनीति है, एक तरह वो इंडिया गठबंधन का नेता भी बताते हैं, और दूसरी तरफ जो है वो कहीं आप आम आदमी पार्टी के खिलाफ में आप अपना कैंडिडेट देते हैं, या वो सीधे सीधे आपकी एक जंग दिखाई देती है। तो ये बताइए कि ये जो मशक्कत हो रही है, क्या ये सिर्फ विरासत को लेके है, या राहुल गांधी के इमेज को, राहुल गांधी के एक फ्यूचर के नेता के रूप में प्रोजेक्शन पे लेके
जो ये जितने अधिवेशन हुए हैं उस अधिवेशन से क्या संगठन में कोई मैसेज गया है? ये सीधा सवाल आपसे है। ठीक है, देखिए मिश्रा जी, दुष्यंत बहुत नागर जी। अच्छा सवाल आपने पूछा है। मैं आपको इस प्रश्न के लिए बिल्कुल आभार व्यक्त करता हूं। देखिए, सुभाष बाबू 1938 में कांग्रेस के निर्वाचित अध्यक्ष बने थे। उन्होंने वैचारिक दृढ़ता पे की बात कही थी और उन्होंने आरएसएस के लोगों का कांग्रेस में जो है कि सदस्यता को बैन किया था। पार्टी कहीं ना कहीं जैसे ये उदारीकरण का दौर आया, नेहरू इंदिरा जी के बाद में राजीव जी का दौर आया, पार्टी ने कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोगों को पीआर कुमार मंगलम से लगा के गुलाम नबी आजाद तक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जो वैचारिक रूप से मजबूत नहीं थे। और आज आप देखेंगे कि वो लोग भारतीय जनता पार्टी में चले गए। उनकी कहीं ना कहीं साठगांठ जो है पूर्व में ही आरएसएस और भाजपा से थी। तो ये बात कार्यकर्ताओं के द्वारा उठाई जाती रही है और निश्चित रूप से ऐसे नेताओं को हटाए जाने की जरूरत है, इन्हें महत्वहीन करने की जरूरत है। जो वैचारिक रूप से गांधीयन विचारधारा के, नेहरूयन विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, उसका अनुसरण करने वाले लोग हैं, उन्हीं को संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेवारियां दिए जाने की जरूरत है। लेकिन इस पर क्या शंका और संदेह की राजनीति जिसकी बात कही जा रही है उस पर तो कुछ लेकिन उन्होंने किया भी नहीं, तो इसीलिए तो कहा जा रहा है कि यानी कि वो शंका और संदेह की राजनीति का एक प्रसार तो उन्होंने कर दिया कार्यकर्ताओं के बीच में, लेकिन वापस घूमकर फिर उसी गुजरात में पहुंच गया क्योंकि विरासत बटानी थी और अपने आप को भी बेहतर दिखाना था। देखिए, विरासत से बड़ी आज देश बचाने की बात है। आप देखिए देश के आर्थिक हालात कितने बिगड़े हुए हैं। कल कितना लाखों करोड़ रुपया आम आदमी का सुहा हो गया। सरकार की नीतियां अनिश्चितताओं से भरी हुई है। अमेरिकन ने टैरिफ बढ़ा दिया, भारत सरकार कोई फैसला नहीं ले पा रही है। तो देश को एक नया विजन देने की जरूरत है। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी वहां जो मंथन कर रही है वो देश को केंद्र में रख के कर रही है। उसका पार्टी विरासत, नेतागिरी से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, ठीक है। देखिए, राहुल गांधी जी तो कांग्रेस के सर्वमान्य नेता हैं। वो जन जन के नेता है, गरीब के, दलित, आदिवासी। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। आपके नेता हैं तो जाहिर तौर पर आप उनको जन जन का नेता मान रहे होंगे भी। मैं इस बात से ना इत्तेफाकी नहीं रख रहा हूं, लेकिन इस पर कितना इत्तेफाक रखेंगे सिद्धार्थ यादव ये वो बताएंगे। लेकिन सिद्धार्थ यादव जी, ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे कि गुजरात में किसी तरह का चैलेंज आप लोग मजबूत महसूस कर रहे हैं कांग्रेस से? देखिए, हमको नहीं भूलना चाहिए निखिल जी, ये वही कांग्रेस पार्टी है और ये वही राहुल गांधी हैं जो गुजरात को, गुजरातियों को, गुजरात के अलग अलग रहने वाले बाशिंदों की जातियों को गाली देने का काम करते थे। तो नफरत करने वाले लोग हैं। आज हो सकता है डैमेज कंट्रोल करने के लिए वहां जाके गए होंगे, पर देश बचाने की बात करने वाले दुष्यंत नागर जी, थोड़ा सा कांग्रेस पार्टी को बचाने का प्रयास करिए। कांग्रेस पार्टी बचे, ये आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। देश के अंदर तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पार कर चुके आप लोग देश हित की किसी नीति के साथ नहीं खड़े हैं। जहां सरकारें बन रही हैं वहां पर आपकी जो राज्यों की अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त होती जा रही है। कर्नाटक के अंदर क्या हाल हो गया, हिमाचल के अंदर क्या हाल हो गया। देश की जनता पिछले 12 साल से जिस एक राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन जाती है वहां पर कांग्रेस को दोबारा नहीं चुन करके भेज रही है, एक बार भी नहीं भेज रही है। 3 लगातार लोकसभा के चुनाव निकल गए, आप 200 का आंकड़ा पार नहीं कर पा रहे अपने सांसदों का। 99 पर आप अपनी जीत मान लेते हैं। थोड़ा सा मंथन करिए और बाहर निकलिए इस ये जो चाटुकारिता का दौर कांग्रेस पार्टी के साथ चल रहा है। मुझे लगता है कि, और मैं एक शुभचिंतक के नाते कह रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि देश की विपक्ष की पार्टी अच्छी हो, महत्वपूर्ण हो, मजबूत हो। मैं शुभकामनाएं देते हुए आपको कह रहा हूं कि इस दौर से आप बाहर निकलिए, तब शायद आपके लिए बेहतर होगा। आपने डरा रखा है, कांग्रेस को चंदा नहीं देता, आपको मिलता है 10 वर्ष में हजारों हजार करोड़। कांग्रेस आप चंदे के चक्कर में क्यों हो दुष्यंत नागर जी? तनख्वाह दे दो ना हिमाचल की। आप चंदों के चक्कर में क्यों हो? आप तनख्वाह दो। जनता ने आपको सरकार में बैठाया, हिमाचल में क्यों नहीं तनख्वाह दे पा रहे? कर्नाटक में क्यों कल आपको तेल बढ़ाना पड़ गया? क्यों आपको मिल्क प्राइस बढ़ाने पड़ गए? क्यों आपको बस का फेयर बढ़ाना पड़ गया? आपको चिंता है चंदे की, कितना खाएंगे, कहां लेके जाएंगे? स्वस्थ लोकतंत्र कांग्रेस के सारे नेताओं को आप तोड़ के ले गए। पीआर कुमार मंगलम की दुष्यंत जी, मैं लास्ट में अपना एक कमेंट दे रहा हूं। दुष्यंत जी, मैं लास्ट में अपना एक निवेदन दे रहा हूं आपके सामने में। सर 1 मिनट सुन लीजिएगा। हाँ, तो आप हमें महाराष्ट्र में सिर्फ अच्छा दुष्यंत जी सुन लीजिए, दुष्यंत जी को सुन लीजिए। दुष्यंत जी क्या कह रहे हैं? बता देंगे विपक्ष क्या होता है। दुष्यंत जी, मेरा लास्ट में आपसे बस यही निवेदन था
कि महात्मा गांधी के स्वाधीनता संग्राम की ये कांग्रेस अगर चंदे से के कारण आगे नहीं बढ़ रही है तो ये अफसोसजनक बात है जो आप कह रहे हैं। बिल्कुल ये गांधी ने सवाल इसलिए कांग्रेस पार्टी को उस समय में कहा था कि इस कांग्रेस पार्टी को खत्म कर देना चाहिए। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो नाम स्वाधीनता संग्राम वाली कांग्रेस ये नहीं है, ये गांधी जी ने कहा था। कम से कम गांधी जी के सम्मान में आप वो चंदे की बात न करें तो शायद बेहतर है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ गांधी जी के आदर्शों पर चलना छोड़ दिया है, इसलिए पार्टी की हालत है। कांग्रेस पार्टी ने संघर्ष करना छोड़ दिया है, इसलिए ये हालत है। ये बात समझने की जरूरत है। रैलियां करने के लिए, चुनाव प्रचार करने के लिए धन की आवश्यकता नहीं होती। चलिए ठीक है, लेकिन जिस तरह से आपने चंदे की बात उठाई, निश्चित तौर पर यह सवाल जरूर खड़ा करेगा कि आप अभी फिलहाल विरासत ढूंढ रहे थे, विरासत के बाद वोट ढूंढ रहे थे, वोट के साथ साथ चंदा ढूंढ रहे हैं, तो थोड़ा जनता को भी समझना चाहिए कि आखिर आप ढूंढ क्या रहे हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल दुष्यंत नागर जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, सिद्धार्थ यादव जी आपका भी शुक्रिया, और विनोद मिश्रा जी आपका भी शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो चर्चा होगी उम्मीद से बड़ा मुनम्बम का भरोसा। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और अब चर्चा करेंगे उम्मीद से बढ़ा मुनम्बम का भरोसा। उम्मीद यानी कि जो नया वक्फ कानून बना है उसका नाम उम्मीद है। संसद से पारित नए वक्फ एक्ट उम्मीद ने केरल के 600 परिवारों को न्याय के प्रति उनका भरोसा बढ़ा दिया है। उधर वोट की सियासत में विपक्षी दलों ने अपनी जोर आजमाइश जारी रखी है। वक्फ एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालने की होड़ मची हुई है। कोई भी दल या मुस्लिम संगठन इसमें पीछे नहीं रहना चाहता है, लेकिन केरल सरकार ने नए एक्ट के अनुरूप केरल वक्फ बोर्ड के गठन की बात करके कई जमातों को जोर का झटका दिया है। बिल्कुल, नए एक्ट में राज्यों को मिले अधिकार अब वक्फ में स्पष्ट निर्देश देते हैं। उधर मुनम्बम मामले में केरल हाई कोर्ट ने अपने एकल पीठ के फैसले पर रोक लगाकर सरकार के गठित जुडिशियल कमीशन को बहाल कर दिया है। हाई कोर्ट का कहना है कि जुडिशियल कमीशन अपने अगले आदेश तक काम करता रहेगा। केरल सरकार का मानना है कि आयोग अब अपना काम कर सकता है। अब किसी परिवार को अपनी जमीन से बेदखल नहीं किया जाएगा। नया वक्फ बोर्ड अब केरल में 2 महीने के अंदर आ जाएगा। जाहिर है उनके पास अब नए एक्ट के अधिकार और सदस्य होंगे, जिसमें न्याय की प्रक्रिया भी इसके चलते तेज हो सकेगी। केरल हाईकोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाने तक बोर्ड को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए कहा है। वक्फ की सियासत को इस तरह से भी समझा जा सकता है। एक ओर केरल की वामपंथी सरकार मुस्लिम वोट के कारण वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में पीछे नहीं रहना चाहती, पीछे नहीं दिखना चाहती है, लेकिन उसे न्याय देने के लिए नए एक्ट की जरूरत भी है। वक्फ संशोधन बिल लंबी चर्चा के बाद संसद के दोनों सदनों से पारित किया गया है। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद यह विधेयक अब कानून का रूप ले चुका है। लेकिन वोट की सियासत देश के संविधान में समानता और न्याय के अधिकार को लागू होने देने में अड़चनें पैदा कर रही है, और ये जो है वो तमाम सारे लोग इस बात का सवाल इस पर उठा रहे हैं। और कांग्रेस नेता रमेश चन्नीथाला का कहना है कि इस मामले में निपटारे के लिए राज्य सरकार को सामने आना चाहिए। I wonder why the state government is not coming forward to settle the issue of Munambam. All the Muslim organizations and others also wanted to settle this issue amicably. The BJP as well as the CPM, both of them wanted to create confusion among the two communities. Otherwise, my question is why the government is not coming forward to settle the issue.
तो अब उनके साथ खड़े हैं कहीं पर और केरल में उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि भाई क्यों नहीं सरकार सामने आ रही है। तो ये तो सवाल आप ठीक है मुख्यमंत्री से पूछिए, लेफ्ट वालों से पूछिए। हाईकोर्ट के पूर्व जज CN रामचंद्रन का कहना है कि कोर्ट में कमीशन के लिए 31 मई तक का समय दिया गया है। The court permitted, division bench permitted the tribunal to continue with its work, or rather the commission to continue its work. The commission will proceed to prepare the report and file it before the time granted by government, which is 31st May. In fact, the court has also held, or rather said that the implementation of the commission report will wait for orders from the court. So, for government may need clearance if they propose to implement my recommendations or the recommendations of the commission. और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं, बेहद खास मेहमान प्रकाश जावड़ेकर, बीजेपी के नेता और केरल बीजेपी के प्रभारी भी हैं। स्वागत है सर आपका। सबसे पहला तो यही समझना चाहेंगे कि ये किस तरह की सियासत है, मन भावे मूड हिलावे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट तक की दौड़ में शामिल हैं और ये इस बात को कह रहे हैं कि भाई ये गलत है, लेकिन वहां पर जब नया कानून आया है तो उसके जरिए बोर्ड भी गठित करना चाहते हैं, यानी कि दोनों हाथ में लड्डू। कैसे देखते हैं इस सियासत को? नहीं, केवल आपने दो ही पक्ष बताए। सी द होल केरला पॉलिटिक्स ऑफ LDF एंड UDF इज ऑफ फुल ऑफ पैराडॉक्सेस। जी, दे हैव अपोज्ड वक़्फ़ बिल एंड पास द रेजोल्यूशन यूनानिमसली इन द असेंबली जी बिफोर द बिल वाज टेबल्ड इन पार्लियामेंट। They have already passed one resolution against the Uniform Civil Code, of which there is no bill in before the parliament. But this is their politics of appeasement of extremist elements. And then now they want to form the Waqf board under the new act, which they opposed in parliament and which they opposed in assembly, and now they want to act accordingly. This is the contradiction and paradoxes of Kerala politics. It is more than a puzzle. And this commission, Munambam, is one case, but which is eye-opener to everybody. People were arguing in parliament that why there should be non-Muslims in the Waqf board. When Waqf board can lay claim on non-Hindu, non-Muslim properties, they have the right. So this is Munambam. People have started and they are with BJP. But we are not doing politics on that. We are saying that we are here for justice, and they supported wholeheartedly. The Catholic Bishop Council wholeheartedly supported, and they appealed and warned also to Congress, UDF and LDF MPs that to support the Waqf bill. They did not support, and now they want to take advantage of it. But both Muslims and they are in the Supreme Court also. Means they are playing game in all corners. And therefore, it is a real paradox. This is nothing but deception, and both Christians and Muslim understand it. जी बिल्कुल, because जी this is no, see, our common man intelligence is much more robust common sense than the educated incapacity many times, and therefore this will give result. It will speak at the time of voting, but before that also, Christians are agitating for last 7-8 months. We are with them, and they have joined BJP, and we are going ahead with our national mission to give justice to all. Because what is Waqf? Waqf is to give justice to Muslims which are backward, which are poor. So much property and not a single benefit to the common Muslim man, poor Muslim man. This is the worst kind of thing. And therefore,
the Waqf bill is passed for the benefit of the common and poor Muslims, and they will realize that it was ultimately the Modi government which gave them justice. And those who are opposing Waqf bill are doing politics, and people understand this politics. Playing games in all corners means you are going to Supreme Court, you are opposing in Assembly, you are opposing in Parliament, giving speeches against it, and then want to establish the first Waqf board in the country. This is the worst kind of politics ever any state has done. राइट दरअसल आम जो लोग हैं और ख़ास तौर पर केरल की जो होशियार जनता है, यही कहा जाएगा, वो सब इस बात को समझ रहे हैं। केरल में एजुकेशन का जो लेवल है वो बहुत हाई है और पॉलिटिकल समझ भी लोगों में है, तो जाहिर तौर पर लोग इस बात को समझ रहे होंगे। एक बात और भी है, वाई दिस जो कांग्रेस है, I want to know the role of Congress in this whole scenario. Or as you have seen that Priyanka and Rahul Gandhi did not speak in the parliament even. तो ये लोग जरूर इस बात को समझना चाहेंगे कि आखिर ये किस तरह की सियासत है, वो कैसे साथ साथ भी रह रहे हैं और अलग भी अपने आप को दिखाना चाहते हैं। This is again duplicity of Congress. They want to oppose Waqf, but they don't want to speak anything because they are in dilemma. What to say in Kerala, because Christians are opposed to their stand and they want support to Waqf bill. So Christian and Muslims being their constituency, but they will realize that it is not their constituency now. And therefore, this kind of politics of duplicity doesn't give you long life. This will not be winning every time. You can't fool the people all the time. You can fool the people for some time, but people have understood, and Kerala people have understood the duplicity of both LDF and UDF. And therefore, though they may blame each other, but they are one, and people know it very well, and they have seen, because this debate was seen in Kerala at the maximum viewership in Kerala was for this debate, and therefore people have seen their representatives, how they speak locally, how they speak in parliament, and how they are acting now, and how they are opposing the bill in court, and still they will placate Christians and Muslims. We don't do politics on the basis of religion. We do politics of justice. We do politics of justice to all and appeasement of none. And at the same time, sabka saath, sabka vikas. Right. Taking everybody along. We want to develop everybody because we want developed India by 2047. And that is BJP's target. And in that direction, Modi ji has, therefore in Kerala, all houses, people praise Modi like anything. And this is what is Modi government doing for Kerala, though they are not voting. This time they have voted in a good manner in Kerala for BJP, and they have given one seat to BJP, but they will give much more in future. And because they know the duplicity and the deception at the hands of LDF and UDF. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए, और जिस तरह से आपने इस पूरी सियासत का जो एक धागा था उसको खोला है, ये हमारे दर्शकों ने भी देखा, समझा, और केरल तक लोगों ने इस बात को ज़रूर समझा होगा, जाना होगा, और जिस तरह से आपने इस पूरी खबर पर जानकारी दी है, बहुत शुक्रिया उसके लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रकाश जावड़ेकर ने साफ तौर पर यह कहा कि ये जिस तरह की सियासत चल रही है, दरअसल केरल में दिखाने के लिए, क्योंकि वहां पर जो मुस्लिम वोट बैंक है और जो क्रिश्चियन वोट बैंक है, उन दोनों को एड्रेस करना है, इसलिए वहां पर इसको दिखाते हुए सबसे पहला वक्फ बोर्ड नए कानून के आधार पर गठित करना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उसका विरोध किया और उसके पहले विधानसभा में उसका विरोध किया। तो वो जो विरोध की सियासत है और समर्थन की सियासत है, वो दोनों एक साथ रखना चाहते हैं, क्योंकि जैसा कि शुरुआत में मैंने कहा
कि दोनों लड्डू हाथों में चाहते हैं। कांग्रेस की भी सियासत यही है, यानी कि एलडीएफ और यूडीएफ दोनों एक ही नाव पर सवार हैं इसको लेकर के। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात होगी पंजाब में कानून व्यवस्था पर क्यों उठ रहे हैं सवाल। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, और अब बात करेंगे पंजाब के सियासत की और पंजाब के कानून व्यवस्था की। आखिर क्यों इस तरह के वहां पर कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, तार तार कही जा रही है, ये आरोप विपक्षी दल लगा रहे हैं, और उसके लिए उनके पास सब्सटेंस भी है। पंजाब के जालंधर में भाजपा नेता मनोरंजन कालिया के घर पर एक विस्फोट की खबर सामने आई। खबरों के मुताबिक नेता मनोरंजन कालिया सुरक्षित हैं। बताया जा रहा है कि तकरीबन रात 1 बजे ई रिक्शा में बैठकर बीजेपी नेता के घर के सामने कुछ लोग पहुंचते हैं और घर में ग्रेनेड फेंकते हैं। हमले के वक्त मनोरंजन कालिया अपने परिवार के साथ घर पर ही मौजूद थे, लेकिन वो और उनका परिवार इसमें बाल बाल बच गया। विस्फोट की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची है और फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने सबूत इकट्ठा करना शुरू किया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और ऐसा बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति को इस सिलसिले में गिरफ्तार भी किया गया है। जालंधर के पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। फॉरेंसिक टीम इसकी जांच उसने की है, और ये ग्रेनेड हमला है या कुछ और है, इस पर जांच जारी है। वहीं पंजाब भाजपा के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने सूबे की कानून व्यवस्था को लेकर सीएम भगवंत मान पर हमला बोला। जाखड़ ने कहा है कि सीएम भगवंत मान ने दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय पर पंजाब पुलिस की खुफिया टीम तैनात कर दी, लेकिन सीएम मान ने विधानसभा में यह भी कहा कि दिल्ली कांग्रेस की बैठक में क्या हुआ इसकी खुफिया जानकारी उनके पास है, लेकिन जब मनोरंजन कालिया के आवास पर बम फेंका गया तो ये खुफिया जानकारी कहां चली गई? इसकी खुफिया जानकारी जुटाई जानी चाहिए थी। जहां जरूरत है वहां पर खुफिया तंत्र मौजूद नहीं है, क्योंकि वो सियासत में उसको लगा दिया गया है। मनोरंजन कालिया से मिलने के लिए बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू भी मनोरंजन कालिया के आवास पर जाकर उन्होंने मुलाकात की और घटना की जानकारी ली। दरअसल पंजाब में लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। पिछले महीने ही मोगा में शिवसेना शिंदे गुट के जिला अध्यक्ष मंगत राम मंगा की गोली मारकर हत्या की गई थी। इससे पहले तरनतारन में बीजेपी नेता कुलवंत सिंह भैल के घर के आगे अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी। कुछ महीने पहले ही कपूरथला में भाजपा जनता युवा मोर्चा के नेता की उनके मोहल्ले के ही 6 युवकों ने तेज धार हथियारों से वार करके हत्या कर दी थी। पिछले महीने यूट्यूबर रोजर संधू के घर पर ग्रेनेड फेंकने के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक महिला भी शामिल है। पिछले नवंबर से लेकर जनवरी तक कम से कम 5 अलग अलग पुलिस थानों और चौकियों पर हमलों की घटना सामने आई है। अमृतसर से गुमटाला चौकी और अलीवाल बाटला थाने से लेकर एसबीएस नगर के काठगढ़ थाने पर ग्रेनेड विस्फोट किया गया, जबकि अजनाला थाने के बाहर आरडीएक्स लगाया गया। तो बीजेपी ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल पंजाब सरकार को रिमोट से चला रहे हैं और भगवंत मान का ध्यान कानून व्यवस्था पर नहीं है। तो इस पूरे विषय पर आखिर क्या कुछ नेता कह रहे हैं, ये भी हम सुनने की कोशिश करेंगे। बीजेपी के नेता सुनील जाखड़ का क्या कुछ कहना है, आइए उनको सुनते हैं। पुलिस की इंटेलिजेंस भगवंत मान जी ने दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर पे लगा रखी है कि कांग्रेस के लीडर आपस में कुत्ते बिल्लियों की तरह कैसे लड़ रहे हैं। विधानसभा में खड़े होकर कह रहे हैं कि मेरे को इंटेलिजेंस मेरे पास है और मैं इंटेलिजेंस के जरिए मुझे पता है दिल्ली में कांग्रेस की मीटिंग में क्या हुआ। ये इंटेलिजेंस कहाँ थी जब कालिया साहब के घर के ऊपर बम फेंका गया है? और उससे भी बड़ी विडंबना देखिए, कमिश्नर पुलिस जलंधर के बयान जो आए हैं वो कह रही है एक ब्लास्ट जा हुआ है, एक मामूली, वो तो पटाखा है साहब। और बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनमवाला क्या कुछ कहते हैं, ये भी सुन लेते हैं। हम देख सकते हैं कि पूरी
चलिए, शहजाद पूनावाला ने भी दरअसल इस पूरे प्रकरण का उन्होंने कहा है कि कानून व्यवस्था तार तार हो गई है। हमारे पास समय थोड़ा कम है, इसलिए हम गुरमीत सिंह जो हमारे संवाददाता हैं उनके पास सीधा रुख करेंगे। जालंधर में मौजूद है गुरमीत, किस तरह से इस पूरे मामले को देख रहे हैं और इस मामले के साथ साथ कानून व्यवस्था पर जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ये एक पहली घटना नहीं है, एक लंबी फहरिस्त है और रुक नहीं रही है घटनाएं। जी निखिल, सबसे इंपॉर्टेंट और रीसेंट डेवलपमेंट जो अभी हुई है, पंजाब के स्पेशल डीजीपी अर्पित शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने दावा किया है कि 12 घंटे के अंदर ये पूरा मामला पुलिस ने सुलझा लिया है, 2 लोगों की गिरफ्तारी कर ली है। और इसके साथ ही उन्होंने ये क्लेम किया है कि ये जो घटना हुई है वो आईएसआई द्वारा करवाई गई है और इसमें 2 लोगों के नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। एक है जीशान अख्तर, जिसका कि जो महाराष्ट्र में जो एक नेता के ऊपर हमला हुआ था, एनसीपी नेता के ऊपर, और उनकी हत्या की गई थी, उसमें नाम सामने आया था। और दूसरा नाम है शहजाद भट्टी। उन्होंने इन 2 लोगों के नाम लिए हैं और 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अब ये जो जीशान अख्तर है, इसकी अगर बैकग्राउंडिंग आप चेक करिए, पंजाब का ही रहने वाला है, नकोदर में इसका गांव है शकर, और शकर का इसकी उम्र भी काफी कम है, 21-22 साल की उम्र है। और 21-22 साल की उम्र में बताया जाता है कि इसने एक क्राइम किया साल 2022 में। जालंधर पुलिस ने इसके ऊपर एफआईआर दर्ज की, जिसके बाद ये पटियाला जेल में भी रहा काफी समय और वहीं पर ये संपर्क में आया कुछ गैंगस्टर्स के, जिसके बाद इसने ऐसी घटनाओं को अंजाम देना शुरू किया। पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस अब सीधे तौर पर इस पूरी घटना को आईएसआई के साथ जोड़ रही है और साथ में लॉरेंस बिश्नोई के साथ जोड़ रही है। लेकिन उसके एक और चीज, जो परफॉर्मेंस है सरकार का, कानून व्यवस्था है, उस पर भी तो सवाल उठेंगे। कानून व्यवस्था पर जरूर सवाल उठेंगे, क्योंकि ये जो घटनाएं हैं निखिल, ये अब से है, लगातार एक के बाद एक घटना, हर तीसरे चौथे दिन ऐसी किसी घटना के बारे में सुनने को मिल जाता है। आज ये नेशनल न्यूज बनी है क्योंकि एक बड़े नेता के ऊपर हमला हुआ है। मनोरंजन कालिया राज्य सरकार में मंत्री रहे हैं, मगर ये जो सिलसिला है वो लगभग अगर देखें और ट्रेस करें तो नवंबर के महीने में शुरू हुआ था। पहले पुलिस चौकी पर अजनाला में हमला हुआ, उसके बाद पंजाब पुलिस डिनायल मोड में रही। पुलिस का यह कहना था कि कोई हमला नहीं हुआ, कोई ब्लास्ट नहीं हुआ। लोगों का और चश्मदीदों का, इलाका वासियों का यह कहना था कि हमला इतना ज्यादा इंटेंस था कि उनके घरों के शीशे दरवाजे तक हिल गए। इसके बाद लगातार हमले होते रहे, पुलिस डिनायल मोड में रही दिसंबर तक। उसके बाद धीरे धीरे जब हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे थे तो मीडिया ने भी स्पॉट्स पर पहुंचना शुरू किया और उसके बाद पुलिस ने भी अब डिनायल मोड को कहीं ना कहीं उस पर रोक लगा दी है। और पुलिस भी अब ये कह रही है कि धमाका हुआ है। अगर पुलिस ही एक्नॉलेज कर रही है तो यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि पिछले हुए हमलों में पुलिस डिनायल मोड में रही है इनिशियली। ये दरअसल इसी को बीजेपी हो या वहां पर जो दूसरे विपक्षी दल हैं, शिरोमणि अकाली दल है, और दिल्ली में भी इसी तरह की सियासत कि कुछ भी घट जाए उसको आम आदमी पार्टी की सरकार हमेशा डिनायल मोड में रहती थी। एक्सेप्ट करिए और उसको ठीक करने की कोशिश करिए। इस मोड में शायद वो आते आते महीनों लग जाते हैं, तब तक कई सारी घटनाएं जो कल्प्रिट्स हैं वो अंजाम देकर निकल जाते हैं। बहुत शुक्रिया गुरमीत इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। हम और भी अपडेट्स आपसे दूसरी बुलेटिन्स में लेते रहेंगे। तो इस वक्त में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।